विद्यार्थियों जय हिंद। आज के इस कालखंड में कला एवं वाणिज्य संकाय के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का यह कालखंड बहुत ही रोचक तथा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि हमने इस कालखंड में कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय को परिचयात्मक ढंग से समझाने का प्रयास किया है। तो इस कालखंड में आप अंत तक बने रहें तथा कमेंट सेक्शन में यह ज़रूर बताएं कि आज का यह कालखंड आपको कैसा लगा। अर्थशास्त्र दो शब्द से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। ठीक है, तो अर्थ का क्या मतलब है? अर्थ यानी अर्थ का क्या मतलब होता है? अर्थ धन शास्त्र, है ना। ये दो शब्द हैं, इनसे मिलकर क्या बना है? अर्थशास्त्र। तो यहाँ अर्थ का क्या मतलब है? अर्थ का मतलब है धन। बोलचाल में हम क्या कहेंगे? अर्थ का मतलब है धन। कहते हैं ना, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है मतलब धन से संबंधित स्थिति ठीक नहीं है। तो जब भी हम आर्थिक समस्याओं की बात करते हैं तो क्या मतलब होता है उसका? धन से संबंधित समस्या। अब धन क्या है? धन किसे कहेंगे? आपको मालूम है कि प्राचीन काल में, आज तो विभिन्न प्रकार की संपत्ति होती है, गाड़ी है, सोना चांदी रुपया पैसा, लेकिन प्राचीन समय में क्या होता था? जिसके पास में ज्यादा जमीन होती थी, जिसके पास में ज्यादा पशुधन होता, पशुधन कहते हैं ना, पशुधन, गौधन कहते हैं। तो गौधन मतलब गौ भी एक प्रकार का धन है। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय है, जितनी ज्यादा भैंसे हैं, जितनी ज्यादा जमीन है, खेती है, वो सब क्या है? धन। अब जमीन से लोग क्या करते थे? अनाज का उत्पादन करते थे, है ना। अब अनाज का उत्पादन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? कृषि कार्य करेंगे। यानी खेती अगर आपके पास है, भूमि आपके पास है, तो भूमि को धारण करना भी धन है, और भूमि में कृषि करके धन उगाना अर्थात अनाज का उत्पादन। तो इसको अपन क्या कहेंगे? जीवन निर्वाह का साधन, है ना, अपनी जीविका कमाने का साधन। तो कोई व्यक्ति अपनी जीविका कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के काम करता है। कोई कृषि करता है, कोई पशुपालन करता है, कोई किसी की साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है ना, किसी का मेडिकल स्टोर है, कोई हम जैसे शिक्षकीय कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं। तो हम ये सब इसलिए करते हैं अपनी जीविका कमाने, जीविका चलाने, है ना। तो प्राचीन समय में भी विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग तरह की जीविका, जैसे भाई कोई धोबी है तो वो कपड़े धोता है, प्रेस करता है ना। जो हेयर ड्रेसर है वो क्या करता है? बाल बनाता है, हजाम, नाई जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। उनको अपन क्या कहेंगे? जीविका कमाने के साधन, है ना, या उसको अपन अर्थशास्त्र में कहते हैं वृत्ति। क्या कहते हैं? वृत्ति। वृत्ति से ही धन प्राप्त होता है। जैसे आप देखो, आपको क्या मिलती है? छात्रवृत्ति मिलती है। क्या मिलती है? छात्रवृत्ति, है ना, यानी छात्रों को दी जाने वाली राशि अर्थात धन, छात्रवृत्ति। एक और शब्द आपने सुना होगा, भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति मतलब गरीब आदमी जो खुद काम करके पैसे नहीं कमा सकता, वो क्या करता है? मांगता है, भिक्षावृत्ति करता है ना। और प्राचीन काल में जो ब्राह्मण हुआ करते थे या जो गुरुजी हुआ करते थे, वो किसी से कुछ देते नहीं। लोग उनको जो दे देते थे, जो दान में दे देते थे, या वो खुद ही भिक्षाटन के लिए निकल जाते थे, तो उसको क्या कहेंगे? भिक्षावृत्ति, है ना। तो विभिन्न प्रकार के जो आजीविका के साधन हैं उनको हम कहते हैं वृत्ति, और वृत्ति से हमको क्या मिलता है? धन प्राप्त। अब धन अनाज के रूप में हो सकता है, पैसे के रूप में हो सकता है, मुद्रा के रूप में हो सकता है ना। तो ये विभिन्न प्रकार की जो वृत्ति है या जीवन निर्वाह के जो साधन है, ये अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं? जीवन निर्वाह के साधनों, है ना, जीवन निर्वाह के साधनों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब अर्थशास्त्र, अब आपको मालूम है कि अर्थशास्त्र कोई छोटा विषय नहीं है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपन इसको कहेंगे। अर्थशास्त्र जो विषय है कैसा है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रकार के कार्य चल रहे हैं, आप घर से निकले, साइकिल से आए, साइकिल कैसे आई आपके पास? साइकिल खरीदी गई, है ना। साइकिल खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए,
है ना, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पैसे चाहिए, वो किताबें खरीदने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को करने के लिए हमको धन की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता। ठीक, अब धन कहाँ से आएगा? आजीविका के विभिन्न साधनों से। तो अर्थशास्त्र इतना महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि सारे कार्य जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द ही चलते हैं, है ना। एक फिल्म में एक डायलॉग है किसी अभिनेता का, क्या है वो, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं, है ना। किसी फिल्म में किसी अभिनेता का डायलॉग है कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, धन बहुत बड़ी चीज है, भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं। हालांकि कभी कभी हमको ऐसा भी लगता है कि पैसा भी सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है ना। हालांकि अभी जो कोविड का दौर जो चला है ना, कुछ लोग तो पैसे रह कर के भी इलाज नहीं पा सकते। ऐसी विकट स्थिति थी जो अपन सुनते थे ना विदेशों में कि इटली में ऐसे मर रहे, अमेरिका में ऐसे मर रहे, ब्राजील में ऐसे मर रहे, वो हमने अपनी आंखों से देख लिया अपने आस। पैसा भी काम नहीं आता। तो कभी कभी लगता है कि पैसा कोई काम का नहीं है, लेकिन पैसे से बहुत कुछ किया जा सकता है। पैसे यानी जीविका, अर्थशास्त्र जो है क्या है, ये जीविकोपार्जन का साधन है। और जीविकोपार्जन करके हम क्या करते हैं, अर्थार्जन करते हैं, धन कमाते हैं, और इस धन से ही हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति। अब जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, वृत्ति करते हैं। वृत्ति विभिन्न प्रकार की हो सकती है, कृषि हो सकता है, कृषि कार्य, दुकान हो सकता है ना, कोई सेवा हो सकती है, सेवा कार्य। अब यहाँ पर आप देखो, या फिर जैसे मरम्मत या निर्माण का कार्य, बिल्डिंग का निर्माण का, तो विभिन्न प्रकार के कार्य, निर्माण कार्य में सभी तरह के निर्माण कार्य, रेल, पुल, सड़क, बिल्डिंग, सारी चीजें हैं। कृषि कार्य में सारे तरह के कृषि कार्य आ गए। अच्छा, इसके अलावा एक और कार्य होता है क्या, पशुपालन, है ना, पशुपालन। तो जितने भी प्रकार की वृत्ति हैं, जितने भी प्रकार के जीविकोपार्जन के साधन हैं, उनको अर्थशास्त्र में 3 भागों में रखा है। कौन कौन से 3 भाग हैं? एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा तृतीयक या सेवा क्षेत्र। ये पढ़ा अपन। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि या जो प्रकृति से जुड़े हुए, है ना, प्रकृति से जुड़े हुए कार्य आते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन इत्यादि, मछली पालन, है ना, इसमें आ जाएंगे कृषि, पशुपालन। और द्वितीय में क्या आ जाएंगे, जो निर्माण कार्य, जहां पर नई चीज का निर्माण करते हैं, मतलब प्राथमिक क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग दूसरे क्षेत्र में करते हैं। तो इसमें निर्माण, उद्योग, है ना, उद्योग, सभी प्रकार के जो उद्योग है वहां किसी न किसी वस्तु का उत्पादन होता है। तो जितने भी प्रकार के निर्माण कार्य हैं वो सारे द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। और तृतीय क्षेत्र कहलाता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में आप नई चीज नहीं बनाते, कोई नया सामान नहीं बनाते, वहां पर आप सेवा करते हैं, मतलब, और सेवा के बदले क्या करते हैं, धन प्राप्त करते हैं। अब सेवा कार्य में जैसे आप, हाँ, अगर आपने किसी से बीमा कराया, है ना, बीमा देने वाली कंपनी क्या करती है, सेवा देती है, आपको कुछ सामान नहीं देती, ठीक है। बीमा के अलावा आप बैंक जाते हो तो बैंक आपको कोई सामान देता है क्या, नहीं देता है ना, क्या देता है, आपको सेवाएं देता है। इसी तरह अपन ट्रेन में सफर करते हैं, तो ट्रेन का टिकट लिया, ट्रेन में सफर किया, तो ट्रेन हमको क्या दे रही है, सेवा दे रही है, यानी परिवहन, परिवहन ये सेवा क्षेत्र में आ गया। और क्या आएगा सेवा क्षेत्र में, जैसे साइकिल मरम्मत की दुकान, शिक्षा भी है, बिल्कुल। भाई आप विद्यालय में पढ़ने आ रहे हो या मैं विद्यालय में पढ़ाने आ रहा हूँ और मुझे इसके बदले वेतन प्राप्त हो, तो मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ शिक्षा भी आ जाएगा। इसी तरह स्वास्थ्य भी आ जाएगा, है ना, स्वास्थ्य भी सेवा क्षेत्र है।
क्योंकि वहाँ पर आपको दवाइयाँ दी जाएँ तो जब आपको अस्पताल में भर्ती रख के आपकी सेवा शुश्रूषा की जाती है। तो ये क्या है, सेवा क्षेत्र है जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है। उस सेवा के बदले उनको पारितोषिक या मेहनताना मिलता है जो उस कार्य में लगे हैं। तो ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है। इन तीनों क्षेत्रों में से ही किसी न किसी क्षेत्र में हर व्यक्ति कार्य करके अपनी जीविका कमाता है। ठीक है। अब जो अर्थशास्त्र का अध्ययन है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, अर्थशास्त्र की बहुत बड़ा विषय है, तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं। तो एक पहला भाग तो अपना ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा इसका जो भाग है वह है क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। इसको अपन समझ लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, अब व्यष्टि और समष्टि। अब आप देखो कि जितने भी प्रकार के क्षेत्र है, कोई व्यक्ति कृषि में लगा है, पशुपालन में लगा है, कोई निर्माण कार्य में लगा है, कोई सेवा कार्य में लगा है। ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति या कोई उद्योग, जैसे कि मैं जितने पैसे कमाता हूँ उस पैसों को मैं किस तरह खर्च करूँगा, किन किन वस्तुओं पर खर्च करूँगा, वो निर्णय मैं लेता हूँ और उस निर्णय से प्रभावित भी मैं ही होता हूँ। एक दुकानदार है, किराना दुकान वाला है, साइकिल स्टोर वाला है या मेडिकल स्टोर वाला है, वो जब अपनी दुकान खोलता है तो उसका लक्ष्य क्या होता है, लाभ कमाना, कि भाई मैं इससे लाभ अर्जित करूंगा और अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा, है ना, अपना जीविकोपार्जन करूंगा। तो उसका जो क्षेत्र है वो कितना है, खुद तक सीमित है या अपने परिवार तक सीमित है। इसी तरह एक व्यक्ति मान लीजिए राइस मिल खोला किसी ने, उद्योग, राइस मिल मतलब क्या होगा, उद्योग, वहाँ चावल का निर्माण होगा, धान वो खरीदेगा, धान से चावल। तो निर्माण क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति जब अगर वो कोई कंपनी खोलता है या किसी उद्योग को प्रारंभ करता है तो वो किसके बारे में सोचेगा, अपने उद्योग के बारे में सोचेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि एक व्यक्ति या एक कंपनी, एक उद्योगपति का जो आय, उसका व्यय, वो किन किन कामों में अपने द्वारा अर्जित आय को खर्च करेगा। तो यहाँ पर एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन जब अपन करते हैं, जिसमें कि चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे उद्योग हो, चाहे कोई एक वस्तु हो। ठीक है। जैसे साइकिल बनाने वाली कोई कंपनी, किन चीजों पर विचार करेगी, साइकिल के निर्माण में आने वाली विभिन्न वस्तुओं की कीमतें, है ना, और साइकिल की मार्केटिंग कैसे की जाए, साइकिल, तो वो कहाँ तक सीमित रहेगी, अपने साइकिल उद्योग तक। तो एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक उद्योग का जब हम अध्ययन करते हैं तो वह किसके अध्ययन के अंतर्गत आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आता है। लेकिन हमारा जो देश है, हमारा जो प्रदेश है, हमारे मुख्यमंत्री क्या खुद की चिंता बस करते होंगे कि भाई मेरी तनख्वाह इतनी है, मेरा इतना पैसा आ जाना चाहिए और ऐसा, मेरी इतनी गाड़ियाँ हैं, नहीं। उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको पूरे प्रदेश की चिंता करना है। और प्रदेश में जो रहने वाले करोड़ों लोग हैं, अलग अलग मतलब समाज के विभिन्न वर्गों के लोग हैं, सबकी चिंता करना है। मजदूर की भी चिंता करना है, किसान की भी चिंता करना है, कर्मचारियों की भी चिंता करना है, व्यापारियों की भी चिंता करना है। और पूरे प्रदेश को किस तरह चलाया जाए, प्रदेश की स्थिति को कैसे अच्छा किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कैसे बढ़ाया जाए, सारी चीज़ों की चिंता उनको करना है। तो इस प्रकार जब किसी बड़ी इकाई का हम अध्ययन करते हैं, बहुत बड़ी इकाई, है ना, जैसे कि प्रदेश की आय, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, या अपन देश की बात करें तो देश की आय यानी राष्ट्रीय आय, देश का सकल घरेलू उत्पाद। एक किसान कहाँ तक सोचेगा कि मेरे खेत में इतना धान होना चाहिए, है ना, ठीक है। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या हमारे देश की जो सरकार है वो पूरे देश की चिंता करती है। तो इस प्रकार जब एक बड़ी इकाई का हम अध्ययन करते हैं तो वह किसके अध्ययन के अंतर्गत आता है, समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र में कौन कौन सी चीजें आ गई, जैसे राष्ट्रीय आय, है ना, हाँ, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, इसको नेशनल इनकम कहेंगे, है ना, और ये जीडीपी। इसी तरह जीएनपी, राष्ट्रीय उत्पाद, या प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय भी, भाई प्रति व्यक्ति आय कैसे बनती है, राष्ट्रीय आय की जनसंख्या का भाग देकर, तो प्रति व्यक्ति आय भी
राष्ट्रीय आय से ही निकाली जाएगी, तो प्रति व्यक्ति आय। इसी तरह कुल उत्पादन, पूरे देश में कितनी चीजों का उत्पादन हुआ। अब साइकिल उद्योग क्या है, अपने उद्योग के बारे में सोचेगा कि एक साल में हमने 1 लाख साइकिल बनाई, लेकिन पूरे साइकिल उद्योग में कितनी साइकिलों का उत्पादन हुआ पूरी अर्थव्यवस्था, तो एक बड़ी इकाई हो गई। तो कुल उत्पादन, तो इस प्रकार कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल कितना खाद्य तेल। भाई अपन अपना जब बजट बनाते हैं तो क्या करते हैं, अपने बजट में हम ये देखते हैं कि हमको महीने भर में कितना खाद्य तेल लगेगा, कितनी शक्कर लगेगी। लेकिन सरकार क्या सोचती है कि हमारे देश के लोगों को एक महीने में कितना खाद्य तेल चाहिए, कितना शक्कर चाहिए, कितना गेहूं चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितनी दालें चाहिए, है ना। तो कुल उत्पादन की भी चिंता हमको करना है, कुल उपभोग की चिंता करना, कुल उपभोग। इसी तरह रोजगार, कुल रोजगार। तो जहां कुल शब्द आ गया मतलब है वो बहुत बड़ी इकाई का क्या है, योग है ना। बहुत बड़ी इकाई का वहां पर विचार किया जा रहा है और उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है। तो वो किसके अंतर्गत आता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। आगे चलते हैं, आप व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे थे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने ये देखा कि विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं और जो उनके विभिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं वो इन 3 क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र के हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में दिक्कतें कहाँ आती, समस्याएं कहाँ हैं और क्यों हैं। एक किसान है, उसकी 5 एकड़ जमीन है और 100 क्विंटल धान है। अब 100 क्विंटल धान बेच करके मान लीजिए कि उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक, अब इन 2 लाख रुपयों से उसको क्या करना है, खाद का पैसा निकालेगा, है ना। बीज जितने का खरीदा था बीज वाले को दे दिया, ट्रैक्टर की जुताई में इतना लग गया, ठीक, कीटनाशक दवाओं में इतना लग गया, परिवार के भरण पोषण किराना खर्चा बोले इतने रुपए का लग जाएगा, उतने रुपए का उसने किराने के लिए अलग रख दिया। ठीक है, अब आप ये बताओ क्या उस किसान की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, या आवश्यकताओं की पूर्ति भले हो जाए लेकिन इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है क्या, नहीं होती है ना। किसान क्या सोचता है कि भाई अभी मैं अगर बैलों से खेती कर रहा हूं तो मेरे पास एक ट्रैक्टर हो जाता है ना। 7 एकड़ का किसान भी सोचता है मेरे पास ट्रैक्टर हो जाता, तो क्या 2 लाख रुपए की आय से बड़ी आसानी से वो ट्रैक्टर खरीद लेगा, आसानी से तो नहीं खरीद पाएगा। या मान लीजिए एक पुरानी मोटरसाइकिल है तो वो नई मोटरसाइकिल खरीदने की इच्छा रखता है, तो क्या बड़ी आसानी से वो नई मोटरसाइकिल खरीद लेगा। भाई उसको क्या करना है कि अपनी सीमित आय, देखिए आय कैसी है उसकी, सीमित। व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारे जैसा शिक्षक हो या कोई किसान हो या कोई उद्योगपति हो या अंबानी अडानी हो, टाटा बिरला हो, ठीक है, हर व्यक्ति के पास में संसाधन सीमित होते हैं। ठीक है ना, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके पास में अगर 10 गाड़ियां भी हैं तो सोचते हैं भाई कि और कौन सी नई गाड़ी निकल रही, मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, है ना। तो इच्छाएं अनंत हैं, असीमित है या अनंत, लेकिन इन इच्छाओं को पूरा करने के जो साधन हैं वो साधन हमारे पास में असीमित है क्या, ये अनंत है, लेकिन साधन हमारे पास, साधन कैसे हैं, सीमित, साधन सीमित। अब जब साधन सीमित है और इच्छाएं अनंत हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने संसाधनों का, कि मेरे पास इतने संसाधन है, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं और मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है, खाद बीज का भी पैसा देना है, अगले साल की जुताई के लिए भी कुछ पैसे बचा के रखने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, समझदारी का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम उन असीमित इच्छाओं में से कुछ इच्छाओं का चयन करेंगे। क्या करेंगे हम, एकदम आवश्यकताएं। अब हम क्या देखेंगे कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, आवश्यकताओं पर हम ध्यान देंगे और आवश्यकताओं में से भी हम क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। क्या करेंगे, चुनाव। आवश्यकताएं भी बहुत सारी हैं, वो सोच रहा है कि मेरे पास ट्रैक्टर भी हो जाता है। अब मान लीजिए वो ट्रैक्टर नहीं ले पा रहा है ना, ट्रैक्टर नहीं ले पा रहा है तो क्या करेगा वो, पावर टिलर, पावर
पावर टिलर। चलो भाई ट्रैक्टर नहीं ले सकते तो क्या पावर टिलर ले सकते हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा वहां चुनाव। मोटरसाइकिल की जरूरत है, अब मोटरसाइकिल की जरूरत है तो जरूरी नहीं है कि आप नई मोटरसाइकिल खरीदें 1 लाख की, है ना। हम 40,000 की सेकेंड हैंड गाड़ी से भी काम चला सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, चुनाव करना, या इसको अपन दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, साधनों का अनुकूलतम प्रयोग, है ना। क्या कहेंगे उसको अपन, साधनों का अनुकूलतम प्रयोग या संयोग कह सकते हैं। अनुकूलतम संयोग कैसे, कि घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखें, है ना। चारों को यूनिफॉर्म चाहिए, चारों को किताबें चाहिए, हो सकता है चारों को साइकिल चाहिए, तो हम 2 साइकिल से चारों बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, 1 साइकिल में 2-2 जाओ, कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के बीच चुनाव करेंगे और जो हमारी ज़्यादा नितांत जरूरी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति का हम पहले प्रयास करेंगे, शेष आवश्यकताओं को आगे के लिए रख देंगे कि चलो जब समय अच्छा आएगा तब देख लेंगे, है ना। घर में मान लीजिए पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है तो अपन सोचते हैं कि चलो अगले साल जब अच्छी फसल आएगी ना, या उन्हारी की फसल आएगी ना, है ना, रबी की फसल आएगी, तो बोले खटाई का लाख अपन अच्छी बेच लेंगे, तब फिर बोले कलर टीवी। प्लान बनाते कि नहीं। तो ये साधनों का अनुकूलतम संयोग। अब समस्याएं यही पैदा हो रही, कहाँ कि आपकी इच्छाएं असीमित हैं और साधन आपके सीमित हैं। ये तो ठीक है कि आवश्यकताओं में से आप क्या करोगे, चुनाव करो, यानी साधनों का अनुकूलतम संयोग करोगे। तो अर्थव्यवस्था के सामने जो समस्याएं हैं, यहाँ पर अपन एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। अब चाहे व्यक्ति हो या सरकार हो, सरकार के पास भी संसाधन सीमित है। हम कहते हैं ना कि सरकार ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती, सड़क यहाँ से कच्ची है, लाइट आ जाती है चली जाती है, विभिन्न प्रकार की हम समस्याओं का रोना होता है। लेकिन आप सोचो कि आप अपने घर की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हो और वहां बैठा हुआ व्यक्ति पूरे देश या प्रदेश की समस्याओं का विचार है ना। तो क्या सारे लोगों को संतुष्ट किया जा सकता है? 7 करोड़ लोग हैं मध्य प्रदेश में, क्या 7 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है? संभव नहीं। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो साधनों का अनुकूलतम संयोग करते हैं। जो जरूरतमंद उनको लगता है कि सबसे पहली आवश्यकता क्या है, बोले गरीबों को अनाज देना चाहिए, तो 2 रुपए किलो अनाज दो, है ना। क्या जरूरी है, बोले गरीब के घर में शौचालय नहीं है, तो क्या करना है, गरीब के घर में शौचालय बनना चाहिए, 12-12 हज़ार रुपये देकर शौचालय बनवाते हैं। बोले गरीब का घर नहीं है अच्छा, है ना, घास फूस का या पन्नी तिरपाल डाल के वो रह रहा है, तो क्या होना चाहिए, गरीब आदमी का घर होना चाहिए। तो सरकार उनको घर बनाने के लिए पैसा देती है, गैस सिलेंडर दे रही है ना, कि भाई पहले गैस सिलेंडर देखिए, गैस कनेक्शन होना पहले प्रतिष्ठा की बात हुआ करती थी किसी समय, हमारे घर में नहीं था। आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 2007 तक गैस कनेक्शन नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है वह भी अपनी अनेक असीमित आवश्यकताओं में से कुछ आवश्यकताओं का चुनाव करती है और उनकी पूर्ति का प्रयास पहले करती है। जैसे एक व्यक्ति के पास में अनेक समस्याएं होती हैं साधनों की सीमितता के कारण, वैसे ही सरकार या अर्थव्यवस्था के पास भी ये समस्याएं होती हैं। अर्थव्यवस्था में भी ये समस्याएं होती हैं। आपको मालूम है अर्थव्यवस्था के प्रकार आपने पढ़ा है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब चाहे भारत हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, चीन हो। अमेरिका चीन तो विकसित राष्ट्र है, लेकिन विकसित देश होने के बाद भी इन देशों के पास भी साधनों की सीमितता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास सारे संसाधन हैं और वो वहाँ सब चीज सही है, ऐसा नहीं। वहाँ पर भी चुनाव की समस्या आती है। तो साधनों की सीमितता के कारण आपको चुनाव करना पड़ेगा। अब चुनाव करेंगे तो क्या होगा कि आपकी कुछ आवश्यकताओं की संतुष्टि होगी और कुछ आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं। तो अर्थव्यवस्था की जो मूल समस्या है, तो अर्थव्यवस्था कोई भी हो, हर अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं, उनको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय समस्या। केंद्रीय समस्याएं क्या है? क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए? हाँ, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए, ठीक है ना। तो
तो ये जो समस्याएं हैं अब इनको समझना पड़ेगा कि ये जो समस्याएं हैं ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कैसे है। अब क्या उत्पादन किया जाए से मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में हम किन चीजों का निर्माण करें, हमारे समाज की आवश्यकताएं क्या हैं, हम कौन सी चीजों का निर्माण करेंगे तो हमारे समाज की अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि होगी, है ना। इसलिए सरकार क्या करती है, पहले सड़क बनाती है, पहले बिजली भिजवाती है, फिर बोले घर से भी ज़्यादा जरूरी क्या है, शौचालय है, तो पहले शौचालय बनाओ, बोले घर बाद में, है ना। घर भी किसको देना, पहले उसको देना जिसका घर जीर्णशीर्ण है। ऐसा हो रहा है ना गाँव में, पक्के मकान बन रहे हैं धीरे धीरे। अब एक साथ नहीं हो सकता, बहुत सारे संसाधन सीमित है, एक साथ सबको मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि संसाधन सीमित। तो क्या उत्पादन किया जाए, यानी समाज के लिए आपको उन आवश्यकताओं में से चुनना पड़ेगा कि हमारे समाज की जरूरतें क्या है। ठीक है, समाज अगर भाई हमारा कृषि प्रधान देश है, हमारी प्रति व्यक्ति आय कम है ना, तो क्या जरूरत है कि भाई जो गरीब वर्ग है, जो निर्धन वर्ग है, उसकी उस पर पहले फोकस करना पड़ेगा। तो उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि की भाई इनको राशन देना चाहिए, है 100 रुपये महीने में बिजली का खर्च देना चाहिए, उज्ज्वला कनेक्शन देना चाहिए फ्री ऑफ कास्ट, बाद में फिर आपको भरवाने के पैसे लगते हैं उसमें। तो सरकार के पास में जो संसाधन सीमित है, तो संसाधन सीमित है तो सरकार को चुनाव करना पड़ता है कि क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन से मतलब कि समाज की मुख्य जरूरतें कौन सी है ना, उन चीज़ों का उत्पादन होना चाहिए। अपन ने ये सोच लिए क्या उत्पादन करना, क्या उत्पादन करना से तात्पर्य है कि गरीबों के घर बनाना है, पहले गाँव में पहले सड़कें बनाना है, जिन गाँव में बिजली नहीं पहुँची वहाँ बिजली पहुँचाना है ना। तो ये सरकार ने तय कर लिया। अब तय कर लिया तो किस तरह करना है, किस प्रकार, है ना, किस प्रकार उत्पादन किया जाए या उत्पादन का ढंग क्या हो, किस प्रकार उत्पादन किया जाए। अब यहाँ उत्पादन किया जाए से मतलब ये नहीं है कि कोई चीज अपन बनाई रहे, है ना, उस सेवा को या उस वस्तु का निर्माण करने के पहले आपको उसकी विधि कौन सी होना चाहिए। यानी अगर आपको सड़कें बनानी है, आपको बांध बनाने हैं, ठीक है, सड़क बनानी है, बांध बनानी है, शौचालय बनाने हैं, या इस तरह की किसी भी वस्तु का निर्माण करना है, तो आप किस विधि का चुनाव करेंगे। तो आप विधि का चुनाव कैसे करेंगे, दो तरह की विधियां होती है किसी वस्तु को बनाने की। एक होती है श्रम प्रधान, और दूसरी क्या होती है पूंजी प्रधान। पूंजी प्रधान करती है। अब देखिए अपन ने तय कर लिए कि हमको किन चीजों का निर्माण करना है। मान लो कि हमको साइकिल का निर्माण है ना, साइकिल हमारे समाज की जरूरत है। हमारे समाज में सभी लोगों के पास अभी मोटरसाइकिल लायक स्थिति नहीं है, या पेट्रोल भराने या पेट्रोल पर खर्च करने की स्थिति नहीं है, तो हर व्यक्ति के पास साइकिल होना चाहिए, हर बच्चा साइकिल से स्कूल जाए। देखो सरकार ने तय किया ना कि कोई बच्चा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल जाता है, तो सरकार ने तय किया कि हर बच्चा साइकिल से स्कूल जाना चाहिए, तो उन्होंने साइकिल देने की योजना बनाई। मतलब प्राथमिकता में क्या रखा, साइकिल। ठीक है, अब ये तय हो गया कि साइकिल कैसे बनाई जाए, मतलब साइकिल बनाई जाए ये तय हो गया। तो साइकिल कैसे बनाई जाए या किसी वस्तु का निर्माण कैसे किया जाए। गांव में कोई रोड बन रही है, गांव की आवश्यकता है कि भाई यहाँ से रोड होना चाहिए, खबना हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, बच्चों की साइकिल नहीं चलती। अब दो तरीके हैं, एक है श्रम प्रधान, दूसरा है पूंजी प्रधान। श्रम प्रधान तकनीक में क्या होगा कि अपन 50 मजदूरों को लगाएंगे, वो मजदूर मिट्टी या मुरम रोड पर खोद आजू बाजू की मिट्टी खोद के रोड पे डालेंगे, फिर उसको धम्मस करेंगे, फिर उसके ऊपर मिट्टी डलेगी, उसको लेबर से फैलाया जाएगा, मजदूर ही फैलाएंगे, ठीक, फिर गोल तार की सड़क बनेगी। तो ये श्रम प्रधान तकनीक में क्या होता है, श्रम की प्रमुखता होती है, अर्थात मजदूरों का प्रयोग ज्यादा किया जाए। और पूंजी प्रधान तकनीक में क्या होता है, मशीनों का प्रयोग ज्यादा होता है ना। अब सड़क बनाना है तो हमें बोले क्या करना है, जल्दी सड़क बनाना है तो एक जेसीबी लगाए, 6 ट्रैक्टर लगाए। अब जेसीबी एक जगह से क्या कर रही है, मिट्टी खोद के ट्रैक्टर में डाल रही है, ट्रैक्टर ला के रोड में डाल रहे हैं, फिर एक वो लेवल करने वाली मशीन पीछे लग गई, है ना, उससे लेवल करते जा रहा है, उसके पीछे क्या लग गया, रोलर लग गया, रोड रोलर, और 2 दिन में सड़क बन गई। ठीक, तो ये है पूंजी प्रधान तकनीक। अब आपको चुनाव करना पड़ेगा यहाँ भी कि हमको किस प्रकार की विधि का प्रयोग करें, है ना, किस तरह की विधि का हम प्रयोग करें।
अब ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे समाज में श्रम की प्रधानता है, हमारे समाज में श्रमिक अधिक संख्या में है या फिर श्रमिक महंगा है। अगर मान लीजिए मजदूरी महंगी होगी तो आपको मशीनों का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो और अगर हमारे पास श्रमिक आसानी से उपलब्ध होंगे या श्रम सस्ता होगा यानी मजदूरी की दरें कम होगी तो हमको मजदूरी से कार्य कराना पड़ेगा। तो इन दोनों चीजों में से हमको, दोनों विधियों में से हमको चुनाव करना पड़ेगा कि उत्पादन किस ढंग से किया जाए, यानी श्रम प्रधान तकनीक से या पूंजी प्रधान तकनीक से। अभी हमने बात किया कि क्या उत्पादन किया जाए, यानी हम अपनी सीमित संसाधनों से समाज की जरूरतों के हिसाब से वस्तुओं का चुनाव करेंगे। अब मान लीजिए हमने ये तय किया कि हमको विद्यार्थियों के लिए साइकिलों का निर्माण करना है, लेकिन साइकिलों का निर्माण कितनी मात्रा में करना है ये भी देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि साइकिल हम असीमित संख्या में बना लें, लाखों की संख्या में साइकिलें बन गई, बटी उनमें से 50,000 और बची 50,000 रह गई, कबाड़ बन गई 2-4 साल में। ऐसा भी करना उचित होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमको ये भी तय करना पड़ेगा कि क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए। उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे कि किस प्रकार उत्पादन किया जाए, यानी उत्पादन की तकनीक हमारी श्रम प्रधान हो कि पूंजी प्रधान। और श्रम प्रधान कब होगी, हमको श्रम प्रधान विधि का चुनाव कब करना है, जब हमारे पास श्रमिक उपलब्ध होंगे, श्रमिक सस्ते होंगे। सीधी सी बात है, अगर मजदूरों से काम कराना सस्ता पड़ेगा तो मजदूरों से काम कराएंगे, और लगेगा कि भाई मजदूरी की दरें ज़्यादा हैं, अधिक हैं, तो मजदूरों से काम कराना महंगा पड़ेगा, तो हम फिर क्या करते हैं, पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करते हैं। आजकल आप देखो ना, जब पराहा लगाने के लिए अपने यहाँ धान का रोपा लगाते हैं। अब धान का रोपा लगाते हैं तो क्या है कि सारे किसानों को उस समय मजदूरों की आवश्यकता होती है ना। अब सबको मजदूरों की आवश्यकता है तो मजदूरी की दरें बढ़ जाती हैं, 250-300 रुपये तक मजदूरी की दर हो जाती है। अब कुछ किसानों को लगा कि भाई यहाँ पर हम श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि श्रम महंगा है, तो कुछ लोगों ने क्या किया, एक मशीन ले आई, क्या उसको बोलते हैं, पैडी ट्रांसप्लांटर। क्या बोलते हैं, पैडी ट्रांसप्लांटर, यानी बरहा लगाने की मशीन, धान का रोपा लगाने की मशीन, देखा होगा। तो धान का रोपा लगाने की जो मशीन है वो क्या करती है कि कम खर्च में, उसमें 2-3 श्रमिक लगते हैं जो केवल उसमें धान की नर्सरी जो है, खाद, उसको उठा करके रखते हैं, और एक आदमी मशीन चलाता है, और 3 आदमी मिलकर के समझ लो कि दिन भर में 2-3-4 एकड़ का पराहा लगा लिया, ठीक। तो ये तकनीक का चुनाव आपको करना होगा। तीसरी समस्या है किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी देखिए, जब आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई किसी वस्तु का निर्माण करने वाला हो, उसके टारगेट में पहले क्या होता है, अपना ग्राहक होता है। मतलब वो जिस सामान का निर्माण कर रहा है, जिस वस्तु का निर्माण कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, उसकी जरूरत के हिसाब से तो सामान बनाएगा ना, जिसको वो बेचना चाहता है। आपने सुना होगा कि हमारे देश में एक बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा का नाम सुना है ना आपने? टाटा के जो मालिक थे, आजकल उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, दूसरे अपने उत्तराधिकारी को उन्होंने कंपनी की बात को दे दी। तो जो रतन टाटा थे, एक बार उन्होंने देखा कि वो कार से चले जा रहे हैं और एक मध्यम वर्गीय परिवार स्कूटर, उस समय स्कूटर ज़्यादा चला करते थे, आजकल फिर से स्कूटरों का चलन आ गया है ना। तो स्कूटर में एक बच्चा है जो सामने खड़ा है, छोटा बच्चा, एक बच्चा बीच में बैठा है, पीछे पत्नी बैठी है, अब चला रहे हैं, बारिश हो रही है, बेचारे भीग रहे हैं, रेनकोट पहने हैं कुछ भी, है ना, अन्नी हो रही है, भीगते हुए चले जा रहे हैं बरसात। तो रतन टाटा के दिमाग में विचार आया कि मैं ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कार नहीं बना सकता क्या, मैं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाता हूँ। उनके दिमाग में ये आया कि ऐसे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए मैं कम खर्च में कोई कार नहीं बना सकता क्या। तो वो दिमाग में उनके चलते रहा कि मैं कम से कम खर्च में कार कैसे करूँ, और उन्होंने नैनो कार की संकल्पना की, टाटा नैनो कार बनाने की संकल्पना की कि मैं 4 लोगों के लिए ऐसी कार बनाऊंगा जिसकी कीमत 1 लाख होगी, और उसकी कीमत कितनी तय की उन्होंने, 1 लाख। हालांकि उन्होंने बनाने में थोड़े 2-4-5 साल और लग गए, प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई, जो उसमें कच्चा माल है उसकी लागतें बढ़ गई, हालांकि वो 1.5-2 लाख उसकी कास्ट हो गई थी कार की। कारें बिकी भी, लेकिन वो कार ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, और फिर धीरे धीरे उनको बंद ही करना पड़ा टाटा। तो वो एक अलग बात है कि वो क्यों बंद हो गई,
उसकी कीमत ही उन्होंने, उसका नाम लखटकिया कार है, लखटकिया कार, टाटा की लखटकिया कार। अब लखटकिया कार माने अरे बोले 1 लाख की, अब सबको पता है उसकी कीमत। भले कार 2 लाख की आ रही थी, लेकिन पहले ही मार्केट में क्या फेमस हो गया कि 1 लाख की कार, मतलब कोई भी देख बोले कोई कार है क्या, है ना। मतलब लोगों के मन में ये आया कि यार अगर हम टाटा की नैनो कार ले रहे हैं, मतलब अरे बोले कोई बोलेंगे गरीब आदमी, है ना। तो ऐसी फीलिंग आएगी कि बोले अरे क्या कार लिया यार, बोले नैनो ले लिया। तो उस कार की जो कीमत उन्होंने प्रचारित की ना, उस कीमत के कारण ही उनकी गाड़ी नहीं चल पाई, जबकि कार बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब ये है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, अर्थव्यवस्था में या किसी उद्योगपति को या किसी देश की सरकार को ये ध्यान रखना होता है कि वो जिन वस्तुओं का निर्माण कर रहा है किन के लिए, है ना। अपन कहते हैं ना कि जैसे भाई घर बनाने के लिए सरकार 1.5 लाख रुपए दे रही है, कई लोग कहते हैं 1.5 लाख में कोई घर बनता है क्या, अरे सरकार दे रही है, बड़ी बात है ना। माना कि 1.5 लाख में घर नहीं बनता, लेकिन 1.5 लाख रुपए में 2 कमरे का घर बनाया जा सकता है, जिसमें 2 दरवाजे हो, एक आगे एक पीछे, और 2 कमरे की अगर पक्की छत है तो भी ठीक है। तुम्हारे पास अगर पैसा है तो अपने पास से लगा के 4 कमरे बना, ठीक है ना। तो किस, है ना, आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए। जिन लोगों में आप अपना सामान बेचना चाहते हो, उनकी मेंटेलिटी और उनकी आवश्यकताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने, टाटा ने यही देखा कि भाई एक स्कूटर पर जाने वाले आदमी की आवश्यकता कितनी है कि 4 चक्के की गाड़ी हो, उस गाड़ी के ऊपर एक छत हो, ताकि वो धूप पानी बरसात से बच सके। तो ऐसी संकल्पना करके उन्होंने एक छोटी गाड़ी निकाली, कम से कम कीमत में देने। तो किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये भी आपको देखना पड़ेगा, आपको वो लक्ष्य याद रखना पड़ेगा कि हम जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं वो किन लोगों के लिए। अब किन लोग, देखिए किन लोग, तो लोग वर्गीकरण अपन कर सकते हैं, है ना। लोगों का वर्गीकरण कैसे हो सकता है, निम्न वर्ग है ना, निम्न वर्ग है, फिर मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग, एक क्या होता है उच्च वर्ग, है ना। ठीक है, 3 वर्ग है, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। अब इनके बीच में एक एक वर्ग और है, निम्न और मध्यम, दोनों के बीच में एक है निम्न मध्यम, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में उच्च मध्यम वर्ग और एक उच्च वर्ग, और इनके ऊपर भी और हाई प्रोफाइल, है ना। उच्च वर्ग के ऊपर वाला भी जो है वो लैम्बोर्गिनी और क्या रोल्स रॉयस में चलने वाला है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जो सामान बना रहे हो किन के लिए, तो वो किसी वर्ग विशेष को लक्ष्य करके कंपनी ने बनाई है। अब जैसे बजाज कंपनी 45-50 हज़ार में एक बाइक बना रही है CT 100, तो वही कंपनी 1.5 लाख की या 2.25 लाख की वो बना रही है क्या, एवेंजर। तो सबकी जरूरतों का ख्याल उसने रखा है ना। भाई एक गरीब आदमी है जो सबसे पहले मोटरसाइकिल लेने के सपने देखता है, उसको 50 हज़ार में एक नई गाड़ी, अच्छी गाड़ी चाहिए। देखो कंपनी को भी टारगेट करना, तो शुरुआती लेवल की गाड़ी भी उन्होंने बनाया CT 100, है ना, बजाज की CT 100 आती है। तो इस प्रकार से आप जिस व्यक्ति के लिए या समाज के जिस वर्ग के लिए आप वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, उसकी जरूरतों का ध्यान आपको रखना। बाजार में चप्पल 50 रुपए की मिल जाती है और 5,000 की भी चप्पल है ना, सही है ना। अपने अपने हिसाब से लोग लेते हैं और बनाने वाली कंपनियां भी उसी हिसाब से बनाती हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना है। अब बाजार आधारित जो अर्थव्यवस्था है, जो बाजार अर्थव्यवस्था है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो जिसके पास पैसा होगा वो सामान ले लेगा, है ना, वस्तुएं वही खरीद पाएगा जिसके पास संसाधन होंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सामान वो खरीद पाएगा जिसके पास पैसे होंगे। लेकिन अब जिसके पास पैसे नहीं है या जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, जिसकी आय सीमित है, वो अपनी सीमित आय से उन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करे। तो कुछ सेवाओं को देने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार उठाती है। ऐसी सेवाएं जो, भाई सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार का लक्ष्य क्या है कि सारे लोगों तक सारी सेवाएं पहुंचे। तो कुछ सेवाओं की जिम्मेदारी फिर सरकार ने उठानी कि भैया सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सारे लोग इसका खर्च वहन नहीं कर पाएंगे। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं, सड़क, रेल,
अब रेलगाड़ी आप देखिए, रेलगाड़ी में एक क्लास होता है गति श्रेणी, है ना, जिसको अपन जनरल कहते हैं, एक होता है स्लीपर श्रेणी और एक होती है एसी श्रेणी। एसी में भी मतलब फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, दो कैटेगरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस गाड़ी में मान लो कि नागपुर से मुंबई का किराया अगर 150 रुपये है, नागपुर से मुंबई सेकंड क्लास में, है ना, तो नागपुर से मुंबई का एसी फर्स्ट का किराया भी 3000 से कम नहीं होगा। वही रेलगाड़ी एक ही है। इसी तरह एक्सप्रेस गाड़ी और पैसेंजर गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी उन लोगों के लिए जिनको कम दूरी की यात्रा करनी रहती है ना, कम किराए में यात्रा करनी रहती है, उनके लिए पैसेंजर गाड़ी चलाई जाती है। और एक्सप्रेस गाड़ी लंबी दूरी की यात्राएं कराती है, बीच में कम स्टेशनों पर रुकती है, उसका किराया महंगा होता है एक्सप्रेस गाड़ी में, सुपर फास्ट। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो सेवाएं प्रदान कर रहे हो या जिन वस्तुओं का आप उत्पादन कर रहे हो, आपके लक्ष्य में होता है कि किनके लिए हम कर रहे हैं, उस हिसाब से गाड़ियाँ चलाई जाएंगी, उस हिसाब से सड़क परिवहन या ट्रेन की सुविधा दी जाएगी, या उस हिसाब से शिक्षा या स्वास्थ्य की सुविधा दी जाएगी, है ना। ये सुविधाएं जो निःशुल्क दी जाती है ना, 1ली से 8वीं तक की शिक्षा निःशुल्क है, 9वीं से 12वीं तक आपको कुछ शुल्क देना होता है, लेकिन काफ़ी सारी स्कॉलर भी मिल जाती है, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए। तो ये समझ में आ गया। तो ये है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, और चूंकि समस्याएं ये मूलभूत समस्याएं हैं, हर अर्थव्यवस्था में होती हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, अपने पास जो संसाधन हैं उन संसाधनों का अनुकूलतम संयोग प्राप्त करना पड़ेगा। अनुकूलतम संयोग मतलब एक समझदारी से चुनाव करना पड़ेगा कि भैया हमको शिक्षा में ज़्यादा खर्च करना है कि स्वास्थ्य में ज़्यादा खर्च करना है, किन लोगों के लिए ये व्यवस्था करना है ना। तो इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था में, चाहे अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, चाहे विकसित देश हो या अल्पविकसित देश हो या विकासशील देश हो, सबके सामने क्या होता है, कुछ चुनौतियाँ होती हैं संसाधनों की सीमितता की। संसाधन उनके पास सीमित होते हैं और इन सीमित संसाधनों से उनको अपने समाज के लिए या अपने देश की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, साधनों का अनुकूलतम सहयोग प्राप्त। ठीक है, तो आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई विषय वस्तु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।